नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन भाग 2 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण कथन जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण हैं, तो उन सभी कथनों को व्याख्यात्मक तरीके से जानेंगे और ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप सबको ये वीडियो बेहद पसंद आएगी और आप सबको आपकी मंजिल तक ले जाएगी, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, राजा लक्ष्मण सिंह। अब राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे बढ़े। तो ये ध्यान में रखिएगा कि असली हिंदी का नमूना लेकर कौन बढ़ा था, तो बिल्कुल असली हिंदी का नमूना लेकर लक्ष्मण सिंह बढ़े थे, है ना। तो असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही बढ़े थे। ये कथन किसका है, तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? शुक्ल का है। तो ये ध्यान में रखना है कि असली नमूना कौन लिया? लक्ष्मण ने लिखा। लक्ष्मण कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, चलिए आगे हरिश्चंद्र जी के बारे में, यानी कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के बारे में इन्होंने कहा है कि इससे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया। किसने? इससे बड़ा काम कौन किया? भारतेंद्र ने किया। क्या काम किया? कि बिल्कुल साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और उसे शिक्षित जनता के साहचर्य में ले आए। तो ये एक प्रश्न आपका बन जाता है कि राजा लक्ष्मण सिंह से बड़ा काम किसने किया? तो बिल्कुल हरिश्चंद्र जी ने किया। क्या किया? साहित्य को नया मार्ग दिखाया। और क्या किया? और उसे शिक्षित जनता के साहचर्य में ले आया। तो शिक्षित जनता के साहचर्य में लाने वाले कौन? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य को नया मार्ग दिखाने वाले कौन? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। कथन किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसके विषय में? भारतेंद्र हरिश्चंद्र के विषय में। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा और अच्छा आपके लिए होगा कि एक नोट्स भी आप लोग साथ साथ बनाते चलें। ठीक है, छोटी सी नोट। आगे प्रेम घन की विषय में कह रहे हैं कि प्रेम घन में पुरानी परंपरा का पास है प्रेम, पास है पुरानी, पास है परंपरा। तो प्रेम घन में पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ता है, यानी कि उन्होंने जो पुरानी परंपराएं थी उसी परंपरा का ही निर्वाह किया है। यह कथन पूछा जा सकता है कि प्रेम घन में पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ता है, किसका कथन है? तो आपका तुरंत उत्तर आना चाहिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है ना। और यहाँ पुरानी परंपरा से मतलब भाषा से है। तो एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो है प्रेम घन में पुरानी परंपरा का निर्वाह दिखाई दिया, तो वहाँ पर जो पुरानी परंपरा से मतलब क्या है? तो पुरानी परंपरा से मतलब है भाषा से, यानी कि पुरानी भाषा को लेकर के बद्रीनाथ चौधरी प्रेम घन चल रहे थे। तो प्रेम घन के बारे में किसका कथन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि पास से प्रेम, पास से पुरानी, पास से परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ता है और पुरानी परंपरा का मतलब है भाषा से। ठीक है, बिल्कुल। आगे एक बात आप दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर कि विलक्षण बात यह है, और जब हम लोग नाटक पढ़ रहे थे, नाटक की शुरुआत में ही ये कथन आपको दिखाई देगा कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्टार लगाइए और इसे दिमाग में रख लीजिएगा। निश्चित रूप से ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। ठीक है ना। एक तो प्रश्न ये बन सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गद्य साहित्य परंपरा का विकास किससे हुआ? नाटक से, निबंध से, उपन्यास से, है ना, या फिर संस्मरण से? तो आपको नाटक लगाना है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का विकास नाटक से हुआ। किसका कथन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। और कभी कभी ये कथन ही पूछ लेता है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। किसका कथन है? तो आपको तुरंत लगाना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ठीक है, चलिए अगला कथन है श्रीनिवास दास के प्रति इन्होंने लिखा है, और जो लाला श्रीनिवास दास जी हैं जिन्होंने पहला हिंदी का आप कह सकते हैं उपन्यास लिखा है 1872 ईस्वी में, उसके विषय में बता रहे हैं कि अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास सबसे पहल हिंदी में लाला श्रीनिवास द्वारा परीक्षा गुरु निकला था। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास कौन है? बिल्कुल परीक्षा गुरु। किसने लिखा? लाला श्रीनिवास ने। किसने कहा? तो बिल्कुल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इसको भी आपको ध्यान में रखना है।
शुक्ल जी के अनुसार अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास, तो बिल्कुल कौन, परीक्षा गुरु। लेखक या उपन्यासकार श्रीनिवास यानी कि लाला श्रीनिवास दास। कथन किसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, ये सब ध्यान में आपको रखते हुए चलना है। अगला कथन इन्होंने भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के बारे में कहा है कि जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं उनके बारे में कहा है कि हरिश्चंद्र की भाषा को हरिश्चंदी हिंदी कहा है। अब ये प्रश्न बन सकता है कि हरिश्चंद्र की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, तो ध्यान में रखिएगा हरिश्चंदी हिंदी कहा है। किसने कहा है, शुक्ल जी ने कहा है। ये ध्यान में रखिएगा, दो प्रकार का प्रश्न बन जाएगा कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा। ठीक है ना, तो हरिश्चंद हिंदी कहा। और ये भी हो सकता है हरिश्चंद्र की भाषा को हरिश्चंदी हिंदी किसने कहा, तो आचार्य राम शुक्ल जी ने कहा है। दो प्रकार से प्रश्न बन सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसे स्टार आप लोग लगा लें, है ना। और स्टार का मतलब होता है कि थोड़ा सा अपने नोट्स में संकेत कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे। वे सिद्धवाणी के अत्यंत सरल हृदय कवि थे। किसके विषय में कह रहे हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के विषय में कह रहे हैं कि वो वाणी के अत्यंत सरल हृदय कवि थे। ठीक है, किसका कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसके विषय में है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के विषय में है। ठीक है, अगला बड़ा महत्वपूर्ण कथन है, स्टार लगा लीजिए, कि प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य भारतेंद्र की कला का विशेष माधुर्य है। बस प्रश्न आपका बन गया कि भारतेंद्र जी की कला का विशेष माधुर्य क्या है, तो आपके दिमाग में बनना चाहिए कि प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य, प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य भारतेंद्र की कला का विशेष माधुर्य है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। कथन किसका, शुक्ल जी का। तो सॉरी मित्रों, सेहत बहुत सही नहीं है, बार बार बीच में और उत्पन्न कर रहा है। ठीक है ना, तो प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य भारतेंद्र की कला का विशेष माधुर्य है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है ना, देखिए कितनी अच्छी बात है कि प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य, है ना, भारतेंद्र की कला का विशेष माधुर्य है। ठीक, आगे अपनी सर्वोन्मुखी, है ना, सर्वतोन्मुखी, है ना, प्रतिभा के बल से एक ओर तो पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते हैं, दूसरी ओर बंगदेश के माइकेल आप कहते हैं माइकेल एवं हेमचंद की श्रेणी में है। तो आपने देखा कि इनकी जो क्या है, सर्वतोन्मुखी प्रतिभा, है ना, इसके बल पर क्या है, एक ओर पद्माकर और द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते हैं, तो दूसरी ओर बंगदेश के जो माइकेल एवं हेमचंद की श्रेणी में आते हैं। तो ये बातें किसके लिए हैं, हरिश्चंद्र जी के लिए हैं। किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, किसने कहा, किसके विषय में कहा। ठीक है, चलिए आगे एक कथन आप देखेंगे कि श्रीयुत पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में इन्होंने कहा है कि श्रीयुत पंडित महाप्रसाद द्विवेदी ने पहले विस्तृत आलोचना का रास्ता निकाला। तो ये प्रश्न बन जाता है कि पहले विस्तृत आलोचना का रास्ता किसने निकाला, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निकाला। किसके अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो ये भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। और आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जो कथन हैं, महत्वपूर्ण कथन हैं, उन सभी कथन को आप पढ़ रहे हैं जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण हैं। उपन्यासकारों के बारे में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कुछ कथन आप देख सकते हैं, जिनमें पहला कथन आप देख रहे हैं कि आलस्य का जैसा त्याग उपन्यासकारों में देखा गया वैसा और किसी वर्ग के हिंदी लेखकों में नहीं। यानी कि जो उपन्यासकार थे उन्होंने आलस्य को त्याग दिया था। तो ये आलस्य को त्यागने की बात किसके लिए कह रहे हैं, खास तौर से उपन्यासकारों के लिए कह रहे हैं कि उपन्यासकारों ने क्या किया था, आलस्य का त्याग किया था। तो इस विषय में बड़ी अच्छी उक्ति इनकी है कि आलस्य का जैसा त्याग उपन्यासकारों में देखा गया है वह वैसा और किसी वर्ग के हिंदी लेखकों में नहीं। कथन किसका, शुक्ल जी का। किसके विषय में, उपन्यासकारों के विषय में। ठीक है, चलिए आगे बाबू देवकीनंदन खत्री के विषय में इन्होंने लिखा है कि पहले मौलिक उपन्यास लेखक जिनके उपन्यासों की सर्वसाधारणता, यानी कि बात आप करें मोटी मोटी तो बाबू देवकीनंदन खत्री के विषय में कहते हैं कि पहले मौलिक उपन्यास लेखक जिनके उपन्यासों की सर्वसाधारण में धूम हुई काशी के बाबू देवकीनंदन खत्री थे। तो ये दिमाग में रखिएगा कि सबसे पहले अगर मौलिक उपन्यास की बात करें
तो जिसके उपन्यास सर्वसाधारण में खूब धूम मचाए थे वो कौन थे? वो काशी के बाबू देवकीनंदन खत्री थे। तो इनका संकेत यही है कि सबसे पहले मौलिक उपन्यास में किसकी धूम मची हुई थी? तो बिल्कुल बिल्कुल बाबू देवकीनंदन खत्री जी की। कथन किसका है? आचार्य राम शुक्ल जी का है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे एक कथन है कि ये वास्तव में घटना प्रधान कथानक या किस्से हैं जिनमें जीवन के विविध पक्षों के चित्रण का कोई प्रयत्न नहीं है। इससे ये साहित्य कोट में नहीं आते। ये ध्यान में रखिएगा। कहते हैं कि ये वास्तव में घटना प्रधान कथानक या किस्से हैं। अब जब घटना प्रधान कथानक या किस्से होंगे जिनका जीवन के विविध पक्षों के चित्र में कोई परिवर्तन नहीं है, तो इससे साहित्य कोट में नहीं आएंगे, है ना। कि आपको एक घटना प्रधान कथानक या किस्सा है, जीवन के विविध पक्षों का चित्रण, इसमें कोई प्रयत्न ही नहीं है, तो उसको साहित्य कोट में नहीं आते। ये साहित्य कोट में नहीं आते हैं। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अगला कथन है कि उन्होंने साहित्यिक हिंदी ना लिखकर हिंदुस्तानी लिखी जो केवल इसी प्रकार हल्की रचनाओं में काम दे सकती है। ये देखिए लिखा इन्होंने कि उन्होंने कभी भी बात करें साहित्यिक हिंदी ना लिख करके हिंदुस्तानी हिंदी लिखी जो केवल इसी प्रकार की हल्की रचनाओं में काम दे सकती है। ऐसा कथन किसका है? शुक्ल जी का है। ध्यान में रखिएगा। बाबू देवकीनंदन खत्री के प्रति इनका कथन था। ये ध्यान में आप रखिएगा। आगे आप देख पा रहे हैं पंडित किशोरीलाल गोस्वामी जी के बारे में इन्होंने लिखा है कि उपन्यासों का ढेर लगा देने वाले दूसरे मौलिक उपन्यासकार पंडित किशोरीलाल गोस्वामी हैं जिनकी रचनाएं साहित्य कोट में आती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन स्टार लगा लीजिए कि किशोरीलाल गोस्वामी के विषय में शुक्ल जी ने क्या कहा? बिल्कुल कहा कि उपन्यासों का ढेर लगाने वाले दूसरे मौलिक उपन्यासकार कौन हैं? पंडित किशोरीलाल गोस्वामी। पहले कौन? देवकीनंदन खत्री, जिनके उपन्यास सर्वसाधारण में धूम मचाए थे। कहाँ के थे? काशी के थे। दूसरे कौन हैं? दूसरे उपन्यासकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी। अब किशोरीलाल गोस्वामी के बारे में कह रहे हैं कि उपन्यासों का ढेर लगा देने वाले दूसरे मौलिक उपन्यासकार कौन? पंडित किशोरीलाल गोस्वामी हैं जिनकी रचनाएं साहित्य कोट में आती हैं। विशेष बात, रचनाएं तो साहित्य कोट में आ रही हैं और उनकी रचनाएं भी आपने देखा था साहित्य कोट में नहीं आती थी, है ना। तो क्योंकि किस्सा और कथानक थे, तो ये भी ध्यान में आप रखिएगा कि उपन्यासों का ढेर लगा देने वाले दूसरे मौलिक उपन्यासकार पंडित किशोरीलाल गोस्वामी हैं जिनकी रचनाएं साहित्य कोट में आती हैं। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसके विषय में है? किशोरीलाल गोस्वामी जी के विषय में है। ठीक है, चलिए आगे। साहित्य की दृष्टि से उन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए। साहित्य की दृष्टि से हिंदी साहित्य का पहला उपन्यासकार किशोरीलाल गोस्वामी। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। देखो एक प्रश्न आपका बन गया, ठीक है ना। तो बिल्कुल साहित्य की दृष्टि से उन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए। आगे हिंदी की पहली मौलिक कहानी की बात करें, इस पर जो शुक्ल जी के विचार या कथन हैं कुछ इस प्रकार से हैं कि यदि इंदुमती किसी बंगला हिंदी की छाया नहीं है तो हिंदी की यह पहली मौलिक कहानी ठहरती है। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय, फिर दुलाई वाली का नंबर आता है। तो ये दिमाग में रखिएगा। बिल्कुल बहुत सुंदर कथन है, शुक्ल जी का है। पहली मौलिक कहानी को लेकर के है कि यदि इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं होती, आपने देखा होगा ना, इंदुमती को कहते हैं टेम्पेस्ट का अनुवाद है। तो अगर किसी बंगला कहानी का छाया अनुवाद नहीं होती तो हिंदी की पहली मौलिक कहानी ठहरती। इसके बाद 11 वर्ष का समय और फिर दुलाई वाली का नंबर आता। ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान में थोड़ा सा रख लीजिएगा, कभी कभी प्रश्न बन जाता है। ठीक है। निबंध गद्य की कसौटी है। देखिए बहुत अच्छा कथन है। निबंध गद्य की कसौटी है, यानी कि निबंध के विषय में इन्होंने कहा है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, कह रहे निबंध यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध पूरे गद्य की कसौटी है। ये ध्यान में रखिएगा, यानी कि जो कवि या लेखक निबंध लिख सकता है वो कवि या लेखक है ना। तो गद्य बिल्कुल निबंध गद्य की कसौटी है और गद्य कवियों की या लेखकों की कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी है। किसका कथन? बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, शुक्ल जी का कथन है। ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाने योग्य है और 2-4 बार प्रश्न में पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए। भाषा की तर्कपूर्ण शक्ति का विकास निबंधों से ही अधिक संभव होता है। अगर बात की जाए भाषा में तर्कपूर्ण शक्ति का विकास या पूर्ण शक्ति का विकास,
तो निबंध से ही अधिक संभव है। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। इसको भी आपको दिमाग में बैठाना है, ठीक है ना। चलिए, अगला कथन गुलेरी और उसने कहा था के बारे में शुक्ल जी का विचार है या शुक्ल जी का कथन है। आचार्य शुक्ल ने कहा कि उसने कहा था कहानी को अद्वितीय कहानी माना है। अब देखिए कि प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किस कहानी को अद्वितीय कहानी माना है? तो बिल्कुल उसने कहा था, वर्ष 1915 में, है ना, चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने लिखा था। तो ये ध्यान में रखिएगा, है ना। उसने गुलेरी से 15 बार 1915 में लिखा गया। तो ये ध्यान में रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उसने कहा था कहानी को हिंदी की अद्वितीय कहानी माना है। हिंदी की अद्वितीय कहानी उसने कहा था, किसने माना? शुक्ल जी ने माना है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे कथन आप देख पा रहे हैं कि इसके पक्के यथार्थवाद के बीच सूरज की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल पक्के यथार्थवाद की बात इसमें की गई है ना। ये कथन किसका है? शुक्ल जी का है। आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए, अगला कथन आप देख रहे हैं कि इसकी घटनाएं बोल रही हैं, है ना। उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी 1915 में, कह रहे इसकी घटनाएं बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। तो जब किसी भी कहानी, उपन्यास, नाटक के जो घटनाएं ही बोल दें तो पात्रों को विशेष बोलने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा जो कथन है किसका है? शुक्ल जी का है। इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। एक कथन आप और देख पा रहे हैं कि यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थ गर्भित वक्रता गुलेरी में मिलती है और किसी लेखक में नहीं। किसका कथन? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ध्यान में रखिएगा, किसके विषय में है? तो गुलेरी जी के विषय में है। आपको ध्यान रखना होगा कि यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थगर्भित वक्रता गुलेरी जी में मिलती है और किसी लेखक में नहीं मिलती है, ठीक है। शुक्ल जी का कथन है, गुलेरी जी के विषय में है। आगे है, आचार्य शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखों को क्या कहा? बातों का संग्रह कहा है। तो एक प्रश्न ये भी आपका बनता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, है ना, बातों का संग्रह लेख किसका है? तो बातों का संग्रह बिल्कुल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। और अभी जब हम लोग प्रश्नोत्तरी 1 कर रहे थे तो मेरे द्वारा इस प्रश्न का निर्माण किया गया था कि बातों का संग्रह, है ना, कि लेखक कौन है या इससे संबंधित कौन है? तो बिल्कुल महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। आगे कथन है कि द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक में बहुत मोटी अक्ल के पाठकों के लिए लिख रहा है ना। तो ये दिमाग में रखिएगा, जो द्विवेदी जी लिखते हैं तो उनको जब लेख को पढ़ोगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा जान पड़ेगा कि लेखक बहुत मोटी अक्ल के पाठकों के लिए लिख रहा है। ये देखिए किसके विषय में कहा है? बिल्कुल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में कहा है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो इसका भी आपको पूरा ध्यान रखना है कि द्विवेदी के लेखों को पढ़ने से क्या जान पड़ता है कि ये मोटी अक्ल के पाठकों के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। आगे पंडित गोविंद नारायण मिश्र के गद्य को समास अनुप्रास से गुथे शब्द गुच्छ का एक अटाला समझिए, है ना। कह रहे कि पंडित गोविंद नारायण मिश्र के गद्य को आप समास अनुप्रास में गुथे हुए शब्द गुच्छों का एक अटाला समझिए। किसका कथन है? तो बिल्कुल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। आगे पंडित जगन्नाथ चतुर्वेदी के विषय में इन्होंने लिखा है कि उनके, यानी कि पंडित जगन्नाथ चतुर्वेदी के अधिकांश लेख भाषण मात्र है, अस्थायी विषयों पर लिखे हुए निबंध नहीं हैं। तो ये कथन किसका है? अधिकांश लेख भाषण मात्र हैं, अस्थायी विषयों पर लिखे हुए निबंध नहीं है। शुक्ल जी का कथन है। किसके विषय में है?
तो पंडित जगन्नाथ चतुर्वेदी जी के विषय में है, इसका भी आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है। आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में कथन इनका बड़ा महत्वपूर्ण है कि इन पुस्तकों यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो आलोचनात्मक पुस्तकें हैं उस पर इन्होंने अपना विचार व्यक्त किया है तो कह रहे हैं कि इन पुस्तकों को यानी कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचनात्मक पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्लों को कुछ परिचित कराने के प्रयत्न के स्वरूप समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं। बिल्कुल देखिए, स्वतंत्र समालोचना नहीं मानते हैं किसकी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचना को, केवल ये मानते हैं कि एक मोहल्ले में फैली बात दूसरे मोहल्ले में परिचित कराने का प्रयत्न समझना चाहिए। ऐसा कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक कृतियों के लिए है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है। अगला कथन है कि यद्यपि द्विवेदी जी ने हिंदी के बड़े बड़े कवियों को लेकर गंभीर समीक्षा का अस्थायी साहित्य नहीं प्रस्तुत किया, पर नई निकली पुस्तकों की भाषा की खरी आलोचना करके हिंदी साहित्य का बड़ा भारी उपकार किया है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बड़ा भारी उपकार किसने किया? आलोचना करके हिंदी साहित्य का बड़ा भारी उपकार करने वाले तो यही है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसी अवस्थिति व्याकरण वृद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी ना रुकती। तो उसके प्रभाव से लेखक सावधान हो गए और जिनमें भाषा की समझ और योग्यता थी उन्होंने अपना सुधार किया। ये कथन बिल्कुल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है और किसके विषय में है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के विषय में है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से रख सकते हैं। आगे आप देख रहे हैं प्रसाद और प्रेमी के बारे में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। इसका अगला भाग हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।